वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग चैप्टर 8 विच इज़ परपेचुअल इंजंक्शन, जहाँ पे हम 38 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 38 विच टॉक्स अबाउट परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। तो परपेचुअल इंजंक्शंस कब ग्रांट किए जाते हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि परपेचुअल इंजंक्शंस क्या होते हैं। परपेचुअल इंजंक्शंस वो होते हैं जो इनफाइनाइट पीरियड के लिए दिए जाते हैं, यानी कि वो टेम्पररी नहीं होते हैं। जब कोर्ट उसको हेयरिंग पे डिसाइड करती है, अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट डिसाइड करती है, तो वो परपेचुअल इंजंक्शंस होते हैं। तो सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन or referred to by this chapter, a perpetual injunction may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication। तो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा किसको, प्लेंटिफ को ग्रांट किया जाएगा। किस लिए ग्रांट किया जाएगा, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में अगर कोई ऑब्लिगेशन थी, प्लेंटिफ के फेवर में कोई ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट पर्सन है उसे कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है, यानी कि कोई ड्यूटी है जो डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के लिए परफॉर्म करनी है। तो ये जो ऑब्लिगेशन है जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट में है डिफेंडेंट की, उसको उसके ब्रीच को रोकने के लिए कोर्ट क्या ग्रांट करेगी, परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी, वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। यानी कि ये जो ब्रीच से रोकना है कोर्ट को, जो ऑब्लिगेशन है वो इट कैन बी ईदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है कि व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर पार्टीज के बीच में जो ऑब्लिगेशन है, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए जो ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, वो ड्यूटी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की है अगर पार्टीज के बीच में, तो कोर्ट कौन से प्रोविजंस को देखेगी, कौन से रूल्स को देखेगी, जो हमें चैप्टर 2 में बताए जाते हैं। जो हमने चैप्टर 2 में देखा है स्पेसिफिक रिलीफ के, जहाँ पे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, तो वो सारे ही प्रोविजंस, वो सारे ही रूल्स कोर्ट ध्यान में रखेगी जब कोर्ट ये देखती है कि जो ऑब्लिगेशंस है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की है। तो आई होप सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्लियर है। सबसेक्शन 3 में क्या बताया जाता है, व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड। तो सेक्शन 38 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जा रहा है। तो हमने सबसेक्शन 1 में देखा कि अगर प्रिवेंट करना है हमें कोई ऑब्लिगेशन जो एग्जिस्ट करता है इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, और उस ऑब्लिगेशन का ब्रीच ना हो, इसीलिए परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। सबसेक्शन 2 में हमने क्या देखा कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की बात है ऑब्लिगेशन में, तो कोर्ट कौन से प्रिंसिपल्स को देखेगी, चैप्टर 2 के प्रिंसिपल्स को देखेगी। अब सबसेक्शन 3 क्या बता रहा है कि अगर डिफेंडेंट या तो इन्वेड करता है या थ्रेट करता है इन्वेड करने के लिए प्लेंटिफ्स के राइट को, मतलब प्लेंटिफ का जो राइट है उसे इन्वेड करने के लिए, या तो इन्वेड करता है या थ्रेट करता है इन्वेड करने के लिए, तो या फिर उसका कोई एंजॉयमेंट है प्रॉपर्टी का, कोर्ट में ग्रांट अ परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो कोर्ट कौन से केसेस में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। पहला क्या लिखा हुआ है, क्लॉज ए, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी अपॉइंट कर रखा है, अब डिफेंडेंट ही उसके राइट्स को इन्वेड कर रहा है, यानी कि वो कहता है फॉर एग्जाम्पल कि वो क्लेम करने लग जाता है प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लेम करने लग जाता है। तो ऐसे केस में भी कोर्ट क्या करेगी, परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। क्लॉज बी क्या कह रहा है, वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट। अगर कोर्ट को कोई स्टैंडर्ड ही नहीं समझ आ रहा है कि अगर प्लेंटिफ को कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है, एक्चुअल डैमेज होता है, तो उसे मेजर कैसे करना है, क्या स्टैंडर्ड होगा असर्टेन करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए कि प्लेंटिफ को कितना नुकसान हुआ, या फिर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन। अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के राइट्स को हार्म किया या उसके राइट्स को इन्वेड किया या उसकी प्रॉपर्टी पे उसने कोई भी राइट क्लेम कर लिया, जो भी कोई उसने एक्ट किया जो प्लेंटिफ के राइट के अगेंस्ट में है, उसकी वजह से प्लेंटिफ को क्या नुकसान हो सकता है, उसको हम असर्टेन ही नहीं कर सकते, उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कोर्ट के पास असर्टेन करने के लिए। क्लॉज सी क्या कह रहा है कि अगर वो इन्वेजन उस नेचर का है इज सच दैट द कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, यानी अगर उसने कोई ऐसा इन्वेजन किया जिसकी वजह से आप कॉम्पनसेशन इन मनी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कि कोर्ट ये नहीं डिसाइड करेगा कि डिफेंडेंट ने इतना थ्रेट किया है या इतना इन्वेड किया है तो उसके बाद में इतना कॉम्पनसेशन ऑफ मनी वुड बी इनफ, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऐसी सिचुएशन भी है तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगी, परपेचुअल इंजंक्शन। क्लॉज डी क्या कह रहा है, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर इंजंक्शन इसलिए ज़रूरी है कि
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस है, यानी बहुत एक ही सब्जेक्ट मैटर पे बहुत सारे केसेस हैं, उसको रोकने के लिए अगर इंजंक्शन ग्रांट करना ज़रूरी है तो फिर भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। ये क्लॉज डी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के एक ए पर्सन है, ए पर्सन की प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है जहाँ पे वो रहता है, फ्लैट नहीं, फॉर एग्जांपल बंगलो है उसका, ओके, उसका एक बंगलो है जिसमें वो रहता है, और उसके पास में ऐसे आसपास में बहुत सारे फार्मिंग लैंड्स हैं, ओके, और इसके यहाँ पर बी, सी और डी या और ई तीनों ले लेते हैं, ये चारों नेबर्स रहते हैं। अब क्या होता है कि है ना, ये चारों ही थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट करते हैं इसकी फार्मिंग लैंड पे। बी बाद में क्या करता है, बी ए का जो एक स्मॉल पोर्शन है वो क्लेम करने लग जाता है। बी कहता है कि ये पार्ट तो मेरा है, आई एम दी ओनर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लैंड। तो ए कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आता है जिसके थ्रू ये ऑर्डर में लिखा होता है कि जो बी पर्सन है उसका ये पार्ट नहीं है, ए इज़ एंटाइटल टू दिस प्लॉट ऑफ लैंड। बाद में सी भी ऐसा ही करने लग जाता है, तो ए कोर्ट में जाएगा और ए कोर्ट से कहेगा कि ये जो पर्सन्स हैं सारे, इनके अगेंस्ट में मुझे परपेचुअल इंजंक्शन चाहिए, यानी ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, फार्मिंग लैंड है, वो फार्मिंग लैंड मेरी है और इस पर कोई भी पर्सन क्लेम नहीं करेगा। तो ये जो सी, डी, ई, ये सारे ही लोग हैं, उनके अगेंस्ट में कोर्ट परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेगी कि वो लोग इसके ए के फार्मिंग लैंड पे एनक्रोचमेंट ना करें। तो यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन तो ग्रांट किया जा रहा है, बट कोर्ट का जो मोटिव है वो क्या है कि इसकी वजह से जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग है उसे रोका जाए, क्योंकि ए पर्सन बार बार, एक बार वो बी के अगेंस्ट में कोर्ट में गया, फिर बाद में वो सी के अगेंस्ट में जाएगा, फिर वो डी के अगेंस्ट में जाएगा, फिर वो ई के अगेंस्ट में जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, सिर्फ केसेस बढ़ेंगे। तो एक बार परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट हो गया तो ये सारे ही लोग अब इसके लैंड पे कोई भी टाइटल क्लेम नहीं कर सकते, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, वो सारी ही चीज़ों से जो है वो लोग बार्ड हो जाते हैं बाय कोर्ट ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, ओके। तो यहाँ पर आई होप क्लॉज डी का जो एग्जांपल हमने देखा है वो क्लियर हुआ एग्जांपल से। सेक्शन 38 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है इंजंक्शंस जनरली, या जो हमने पहले देखा है चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 39, 40, 41 और 42 कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा स्पेसिफिक रिलीफ ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस चैनल पे स्पेसिफिक रिलीफ के सारे ही सेक्शंस बहुत डिटेल में पढ़ाई की है हमने, और सारे ही सेक्शंस का बहुत एंगेजिंग एग्जांपल्स के थ्रू हमने उसे समझा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, तो उनकी भी इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू बहुत हेल्प हो सकती है।